हेलो एस्पिरेंट्स, मैं तरुण नायक व्यापम इकोसिस्टम की क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग सीजी व्यापम की लैब अटेंडेंट की वैकेंसी की जो सिलेबस है उसमें जो साइंस वाला पोर्शन है उसका चैप्टर नंबर 1 वर्क एंड एनर्जी उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। वीडियो थोड़ा लेट हो गया है लेकिन कोई नहीं, मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं उनको आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 वर्क एनर्जी, ठीक है, इसके पूरे पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे स्टडी करने चलते हैं। देखिए, पहला जो हमारा एस्पेक्ट है जिसको मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ वो है वर्क। ठीक है, जो वर्क है वो आपको पता है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आप अगर हिंदी मीडियम के भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको देखिए। मैं इस लेक्चर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाते हुए आप लोगों से ये बात करूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है वर्क। ठीक है, जिसको कार्य बोला जाता है। ठीक है, पहली बात देखें तो वर्क कैसी क्वांटिटी है। ठीक है, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, इसके चलते ये स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? अब बात आती है डेफिनेशन की। डेफिनेशन में वर्क का डेफिनेशन क्या होता है? जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, तो फोर्स लगाया तो ये यहां से यहां तक आ गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने से उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। डेफिनेशन में क्या बोलते? द प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज वर्क। बात समझ आ रहा है? तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, F इंटू डी। ये क्लियर है ना? देखो कई बार क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है उसके बीच कई बार एंगल बनते हैं। ठीक है, उस एंगल को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कॉस थीटा से। ठीक है, तो हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। बात समझ आ रहा है? यही कॉस थीटा आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे, यही कॉस थीटा डिसाइड करेगा कि आपका वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि जीरो होगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो देखते हैं हम लोग वर्क कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप का, एक पॉजिटिव वर्क, एक नेगेटिव वर्क और एक जीरो वर्क। ठीक है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है? देखो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, या कोई बॉय है, ठीक है, या कोई भी ह्यूमन है, वो क्या कर रहा है? किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे करके खींच रहा है। ठीक है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो जो जिसको खींच रहा है वो भी इधर आएगा। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या है? फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो इसके चलते क्या हो रहा है? इनके बीच जो एंगल है ना वो 0 डिग्री हो रहा है। क्या हो रहा है? 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। बात समझ आ रहा है? इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं तो देखो वर्क इक्वल टू एफ डी होगा, वर्क इक्वल टू एफ डी होगा। बात समझ आ रही है? ये क्लियर हो गया। तो पॉजिटिव वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 0 डिग्री का एंगल बनता है और cos 0 की वैल्यू 1 आती है। इसको रखेंगे तो आपका फॉर्मूला होगा वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी। बात समझ आ रहा है? ये इसका एग्जाम्पल है। समझ आ रहा है? सेकेंड थिंग क्या है? नेगेटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य। देखो होगा क्या पता है, कई बार ऐसा होता है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना रहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते रहती है। जैसे क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने रखा है, अ बॉय स्लाइडिंग ओवर अ रफ सरफेस। देखो क्या है कि जैसे कहीं पे ऐसा करके हम लोग स्लाइड हो रहे हैं, ठीक है, हम लोग फिसल रहे हैं, तो फोर्स क्या रहता है? पीछे लगते रहता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? आगे होती रहती है। डिस्प्लेसमेंट आगे जाता है, ठीक है, और फोर्स क्या लगता है? पीछे लगता है। ठीक है, मीन्स ये बोल सकते हैं जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच कितने का एंगल बन गया? कितने का एंगल बन गया? 180 डिग्री का एंगल बन गया। बात समझ आ रहा है? फिर हम लोग रखते हैं cos 180 की जो वैल्यू है वो -1 होता है। ठीक है, तो अगर मैं माइनस रखूंगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क इक्वल टू माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये इसका एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं हम लोग जीरो वर्क। देखो जीरो वर्क क्या होगा कि जैसे है ना, डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। और जो फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट जैसे इस डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसा इस डायरेक्शन में हो रहा है, और जो फोर्स लग रहा है वो ऐसा है, ठीक है। इसको अगर हमें समझना है तो ऐसा करके हम लोग समझ सकते हैं। देखो ये फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। दोनों के बीच कितना का एंगल बना, 90 का, ठीक है। दोनों के बीच 90 का एंगल बना, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। तो उस केस में देखो ये पूरा टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो वर्क इक्वल टू 0। बात समझ आ रहा है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई कुली अपने सिर पे कुछ लोड लेकर के प्लेटफॉर्म पे चलते रहता है, तो लोड मतलब, ठीक है, ये फोर्स नीचे लगेगा और कुली आगे जा रहा है तो 90 का डिग्री, ठीक है, तो वहां पे वर्क 0 होगा। सेकंड एक एग्जांपल है, अगर कोई बॉडी जो है, कि ठीक है, याद रखना, किसी सर्कुलर पाथ में, किसी वृत्तीय जो है पाथ में वो घूम रहा है, तो वहां भी क्या है, वर्क होता है, 0 होता है। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। तो दो ही केस है जहां पे ऐसा होगा। तो सीधी बात, अगर वर्क, फर्स्ट वाला केस पॉजिटिव कब होगा, जब वर्क, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल 0 आएगा, तो इसको पॉजिटिव वर्क बोलेंगे, ठीक है। जब वर्क और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, दोनों के बीच कितना का एंगल बने, 180 का बने, तो नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है। और जब दोनों के बीच क्या है, दोनों के बीच 90 का एंगल आए, तो क्या है, 0 वर्क आए। आई थिंक ये आप लोग पूरा समझ गए एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं यूनिट ऑफ वर्क के बारे में। देखो भाई, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी होती है, सबका अलग अलग यूनिट होता है। यूनिट मतलब मेजरमेंट के लिए, जैसे मुझे करंट का मेजरमेंट लेना है तो मैं क्या करूंगा, एम्पियर, ठीक है। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में करना है तो मोल, ठीक है। टेम्परेचर के में जाऊंगा तो केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सब चीजें। तो वैसे वर्क का भी मेजरमेंट है, उसके लेने के लिए हम लोग यूनिट लेते हैं, ठीक है। तो देखो, है ना, यूनिट ऑफ वर्क, अगर एसआई यूनिट की बात करें तो जूल है। देखो आपको मैं बता दूं, फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए 4 यूनिट की बात की गई है। कौन कौन सा यूनिट की बात की गई है, आपको पता होगा कि पहले तो हमारा एसआई यूनिट होता है, ये इंटरनेशनल है और ये एक्सेप्टेड है, ठीक है, ये एडवांस भी है ऐसा। फिर हमारा क्या आता है, एमकेएस यूनिट आता है, फिर हमारा सीजीएस यूनिट आता है, ठीक है। फिर अपना क्या आता है, एसआई आता है, सीजीएस और एफपीएस आता है, ठीक है। 4 यूनिट होते हैं मेजरमेंट की, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग बात कर रहे हैं एसआई यूनिट में, ठीक है। एसआई यूनिट में वर्क का जो यूनिट है वो जूल है। एमकेएस यूनिट में केजी, मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो केजी का एम याद रखना, यहाँ पे ये पूछ सकता है कि क्या यूनिट है, केजी होगा, मीटर का पावर 2 होगा और सेकंड का पावर -2 होगा, ये याद रखना, ठीक है। अब सीजीएस यूनिट में इसका क्या यूनिट है, अर्ग है, ठीक है। और मैं बता दूं जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होता है, तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। याद रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ सकता है ये चीजें। बात समझ आ रहा है, यहां तक मैंने आप लोगों को समझा दिया, ये यूनिट को याद रखेंगे। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग। देखो क्या होता है, अब बात करेंगे, आइए। ये जो स्प्रिंग होता है, जैसे ये ऐसा करके, ठीक है, अब मैं इसको स्ट्रेच किया ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेच करने में अपने को वर्क लग रहा है ना भाई, ठीक है, वर्क लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने के साथ साथ इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क हो रहा है, ठीक है। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग इक्वल टू क्या है, क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये जो के है ना, ये आपका के है, ये कांस्टेंट है, क्या है, ये कांस्टेंट है ना। इसकी वैल्यू दिया रहेगा अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा तो, ठीक है, ये याद रहेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां तक मैंने आप लोगों को समझा दिया। आगे इधर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, वो होगा हमारा वर्क का खत्म, ठीक है, वर्क उनका। देखो अब बात करते हैं भाई एनर्जी के बारे में। किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। देखो एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो पहली बात मैं बता दूं, एक एनर्जी जो है वो एक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है, जिसको अनुभव से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं कि एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आपको ऐसा कैपेबल बनाता है कि आप कोई वर्क कर पाओ। जैसे मेरे पास एनर्जी है तो मैं कोई वर्क करूंगा, ठीक है, जैसे मैं कुछ वर्क कर रहा हूं तो मेरे पास एनर्जी होगा तभी मैं वर्क कर पाऊंगा, एनर्जी नहीं होगा तो वर्क नहीं होती, ठीक है। तो एनर्जी के डेफिनेशन में ही इस चीज को नोट किया गया है। देखो, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी,
ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो वर्क भी स्केलर क्वांटिटी था और एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी। याद रखना इस चीज को कि कौन सा क्या क्वांटिटी है करके पूछता है तो एनर्जी भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। कुछ मैं यहाँ पे नोट किया हूँ, देखो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। ये वैल्यू आप याद रखना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में काम आ सकता है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। 1 अर्ग इक्वल टू 10 टू पावर -7 जूल। बात समझ आ रहा है? देखो आप बोलोगे यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे नोट किया हूँ 1 जूल इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग। फिर मैं 1 अर्ग करूंगा ना तो ये उल्टा हो जाएगा, 10 टू पावर -7 जूल होगा। क्लियर है? 1 किलोवाट आवर, ठीक है। ये कौन सा यूनिट है पता है आपको? जो इलेक्ट्रिक बिल आता है ना, किलोवाट आवर में आता है ना। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल होती है। क्लियर है? आगे देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी एनर्जी का यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। ये सब जो है एनर्जी के यूनिट हैं। बात समझ आ रही है? आगे हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के ई से काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फॉर्मूला अगर अपने को लिखना है, अच्छा देख काइनेटिक एनर्जी होती क्या है पहले देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होगा तो ऑब्वियस सी बात है मूव कर रहा है। या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में मूव कर रहे हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी के कारण ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया? एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, फॉर्मूला वाइज अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। ये फॉर्मूला याद रखना है ना, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। अब कौन सा चीज क्या है? देखो ये क्या है, यहाँ पे देखो m मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसका कुछ तो वेट होगा ना, उस वेट को हम लोग m बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे, वो v है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और p जो है वो मोमेंटम होता है। p क्या होता है? मोमेंटम होता है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? अगर मोमेंटम अगर जानना है तो आप क्या बोलोगे? मास इनटू वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। वो हो गया। बात समझ आ रहा है? ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीई से। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? देखो एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन। देखो ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन और स्ट्रक्चर और शेप। ठीक है, मैं क्या बोलूं, देखो सीधी बात भाई। ठीक है, मैं इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे इतने पे उठाया, ठीक है, अब ये यहाँ पे स्टेबल है तो इसमें भी एनर्जी है। ठीक है, इस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे डैम वगैरह में जाते हैं, डैम वगैरह में हम लोग पानी को रोक के रखते हैं, वाटर को रोक के रखते हैं। ठीक है, तो उस वाटर में भी एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का देखेंगे, देखो यहाँ पे वाटर स्टोर इन डैम। ठीक है, क्योंकि वो हाइट पे रखी हुई है। ठीक है, हाइट पे रखी हुई है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सेकंड थिंग, अच्छा ये हाइट वाला हो गया, मतलब क्या हो गया? पोजीशन वाला कंडीशन में आ गया। देखो पोटेंशियल एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करेगा, पोजीशन और शेप पे। ठीक है, तो पोजीशन, ये हाइट वाला कहाँ पे रखो? ज्यादा हाइट पे रखे हैं तो पोजीशन वाले के चलते यहाँ पे एनर्जी आई। अ स्टोन लाइंग ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, ये भी हाइट पे रखी हुई है तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। देखो अ वुंड स्प्रिंग ऑफ अ वाउंड स्प्रिंग ऑफ अ वॉच, है ना। अब देखो यहाँ भी क्या होता है, आप वॉच वगैरह में देखेंगे तो स्प्रिंग जो है वो वाउंड करके ऐसा घेरे करके रखा रहता है। ठीक है, वो किसके चलते हैं? शेप के चलते हैं। ठीक है, तो पोजीशन और शेप दोनों ही क्या डिसाइड करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी को डिसाइड करेंगे। बात समझ आ रहा है? आगे देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, एम क्या होता है? जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास। जी जो है ना, ग्रेविटी के चलते जो एसिलरेशन है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एम मास आ गया, जी जो है क्या है? एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा रहता है। ठीक है, तो और एच मतलब हाइट, कितने हाइट पे रखे हुए, तो ये फॉर्मूला आपको रखना है। आगे देखो नोट यहाँ पे मैंने लिखा है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड करने से मिलता है। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस
काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है ना, ये बोलता है कि वर्क डन जो है ना वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, कि किसी भी सिस्टम में वर्क डन हुआ, कैसे हुआ, कैसे पता चला कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज हुआ क्या। ठीक है, वही वर्क डन के इक्वल होगा। ये वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है। ठीक है, मे भी आ सकता है थ्योरी वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये लॉ ये बोलता है कि आप यूनिवर्स में क्या कर सकते हैं, एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, और एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। बात समझ आ रहा है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होगा, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये लॉ के बारे में आपने बिल्कुल सुन रखा होगा। ठीक है, ये लॉ ये बोलता है कि आप एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते, बना भी नहीं सकते, और एनर्जी को क्या नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, खत्म भी नहीं कर सकते। एनर्जी जो है अपने फॉर्म में, ठीक है, अपने रूप में चेंज करता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हुआ, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब फैन तक पहुंचेगा तो वो मैकेनिकल एनर्जी में चला जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी विंड एनर्जी में चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस लॉ का बोलने का मतलब ये है कि पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, जो एनर्जी है ना, वो कांस्टेंट है। ठीक है, वो केवल अपने फॉर्म में चेंज होते रहता है, रूप में चेंज होते रहता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, देखो, है ना, इसी को देखो, जो इसी को बोलते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, एक से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होगा, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग क्या, पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये देखो mgh नोट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ये ऐसा होता है। ठीक है, देखिए मैंने कुछ यहाँ पे नोट कर दिया है, ये यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है ई मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो ई मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करता है, ME मतलब मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में। बात समझ आ रहा है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। सेकेंड थिंग जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को क्या किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। फिर स्टीम इंजन वो क्या है, हीट, HE मतलब हीट एनर्जी को किस में चेंज करता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, और कुछ देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को LE मतलब लाइट एनर्जी में चेंज करता है। ड्राई सेल, ड्राई सेल आपने देखा होगा, ड्राई सेल जो है वो क्या है, केमिकल एनर्जी को, CE मतलब केमिकल एनर्जी को EE इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। सोलर सेल जो है वो लाइट एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, इसके कुछ और एग्जांपल हैं, हम लोग इसको नेक्स्ट PDF में देखेंगे। क्लियर है, हमारा पहला PDF पूरा हो गया था। अब हम लोग दूसरे PDF में जाएंगे इसी चैप्टर का, कौन सा, वर्क एनर्जी एंड वर्क और एनर्जी का जो चैप्टर हमारा चल रहा था, उसी से आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, है ना। तो जो माइक्रोफोन है वो क्या काम करता है, माइक्रोफोन काम करता है जो साउंड एनर्जी है, ऐसी मतलब साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, आगे देखते हैं जो लाउड स्पीकर है ना, जो लाउड स्पीकर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, साउंड एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, तो इन डिवाइसों के बारे में पूछेगा तो हम लोगों से बन जाना चाहिए, अभी मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी, देखो सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी कैसा हुआ कि जैसे हम लोग कोल की बात करें, कोयला, वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोलर एनर्जी वो भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। बात समझ आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो कोल है इन फ्यूचर खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सोलर एनर्जी है वो इन फ्यूचर वो बना रहेगा। ठीक है, तो एक का फ्यूचर में जो खत्म होने का जो खतरा है वो बना हुआ है, और एक जो है फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। इस बेसिस पे हम लोग क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी को दो टाइप में बांटे हुए हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग, एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली एंड आर
इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है, ऐसा एनर्जी का सोर्स जो क्या है, जिसकी कंटिन्यूटी इन फ्यूचर बनी रहेगी, है ना, और जो फ्यूचर में खत्म नहीं होगा। कौन कौन से एग्जांपल हैं? सोलर एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है, सन से मिलता है ये एनर्जी, तो वो कंटिन्यू रहेगा। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी मतलब एयर, विंड बेस्ड एनर्जी है, ठीक है। और हाइड्रो एनर्जी मतलब वाटर से जो डैम वगैरह से हम लोग क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में बोला जा रहा है। तो ये कैसा, किस टाइप के हैं? तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आगे देखते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसे एनर्जी के सोर्स जो इन फ्यूचर कंटिन्यू नहीं रहेंगे, है ना, जिनका अमाउंट लिमिटेड है और जो इन फ्यूचर खत्म हो जाएंगे। कौन कौन से हैं? फॉसिल्स फ्यूल्स, है ना, फॉसिल्स फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। देखो मैं थोड़ा सा बता दूं, कोयला और पेट्रोलियम कैसे बनता है, तो कभी क्या होगा, लिविंग स्पीसीज जो है, प्लांट और क्या है एनिमल, है ना, धरती के अंदर दब गए होंगे, ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से वो पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं। पेट्रोलियम और कोल जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने होते हैं, ठीक है। तो इन फ्यूचर भाई इनका अमाउंट लिमिटेड है, तो ये भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं फ्यूल, ठीक है। फ्यूल के बारे में आपने, फ्यूल मतलब ईंधन, ईंधन के बारे में मैंने यहाँ पे दो टर्म्स यूज किया है, ठीक है। एक है कैलोरीफिक वैल्यू और एक है इग्निशन टेम्परेचर। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, जैसे हम कोई फ्यूल है उसके यूनिट अमाउंट को हम लोग यूज में लिए, ठीक है, उसके यूनिट अमाउंट को, है ना, यूज में लिए, तो उस यूनिट अमाउंट को बर्न करने से जितनी एनर्जी की वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर मतलब हर फ्यूल अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होता है, बर्न होता है, ठीक है, तो उसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी नोट किया गया है, द टेम्परेचर एट विच अ फ्यूल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एनर्जी, है ना, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई फ्यूल एनर्जी को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, तो उसको उस फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कुछ एनर्जी का देखो मैंने सोर्स नोट किया है, एलपीजी है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और बायोगैस। थोड़ा सा आगे इसके बारे में बात करेंगे, बायोगैस के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं जो कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। फॉसिल्स फ्यूल्स, आपको पता है फॉसिल्स फ्यूल्स मतलब कोल, पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम जो है ये फॉसिल्स फ्यूज्ड बेस्ड हैं, ठीक है, मतलब धरती में कभी प्लांट और जो एनिमल है वो दब गए होंगे, बाद में वो जो है कोल और पेट्रोलियम में बदल जाते हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। आगे देखो, इनके बर्निंग से एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जो पेट्रोल है, जो डीजल है, जो कोयला है, इसकी बर्निंग से बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये एसिडिक ऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं, जैसे SO2 हो गया, CO2 हो गया, RnO2। और जब ये रेन वाटर के साथ मिलते हैं तो क्या होता है, एसिड रेन बनता है। क्या बनता है, एसिड रेन। और एसिड रेन से बहुत ज्यादा प्लांट को भी प्रॉब्लम होता है, सॉइल को भी होता है, और बिल्डिंग्स वगैरह मटेरियल भी उनको क्या होता है वहां पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में देखो कोल और ऑयल, इसकी बर्निंग होती है, बर्निंग के बाद एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से टरबाइन को रोटेट कराया जाता है, और टरबाइन के रोटेशन से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे लगा है, कोरबा में, ठीक है, वहां पर डे कोयला को जलाया जाता है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे टरबाइन चलाते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी फिर पूरे छत्तीसगढ़ में सप्लाई होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। देखो हाइड्रो पावर प्लांट जो है ना, एक ऐसा है देखो यहाँ पे मैंने ये जो है हाइड्रो पावर प्लांट जो है ये किस में चला जाएगा, हमारा रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, आपने देखा होगा हमारे इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े डैम हैं, उनको थोड़ा हाइट में बनाया जाता है, और उसके वाटर को जो है क्या कराया जाता है, ऐसा फ्लो कराया जाता है, नीचे पे टरबाइन लगी रहती है, ठीक है। तो वो जो वाटर आते रहता है हाइट से, वो टरबाइन को टरबाइन के फैन को रोटेट करता है, फिर टरबाइन रोटेट करती है ना, फिर फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जनरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फ्यूल का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो इसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, ठीक है, और हाइड्रो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, वो भी ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें ना इसके कुछ प्लस पॉइंट भी हैं और माइनस पॉइंट भी हैं, ठीक है। माइनस पॉइंट ये है कि जब भी कोई डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो एक बहुत बड़ा लैंड जो है ना एक्वायर किया जाता है,
वहाँ पे जो प्लांट है, ठीक है, और जो एनिमल है, उन कुछ की हैबिटेट जो है लॉस हो जाती है, कुछ की हैबिट जो है शिफ्ट होती है, इकोसिस्टम को भी बहुत ज्यादा लॉस होता है, ठीक है। प्लस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो क्लीन है, ठीक है, इससे इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। बात समझ आ रहा है ना। हाइड्रो पावर प्लांट हम लोग समझ लिए। आगे देखते हैं हम लोग बायोमास और बायोगैस के बारे में। देखो, ये जो टर्म्स हैं कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि बायोमास क्या है और बायोगैस क्या है, ठीक है। देखो, वेस्ट मटेरियल ऑफ लिविंग थिंग्स, एग्जांपल जैसे वुड हो गया, ठीक है, क्रॉप रेसिड्यू हो गया, है ना, और क्या बोलते हैं इसको, बैगस, है ना, बैगस हो गया। बैगस मतलब क्या होता है, बैगस मतलब क्या होता है, जैसे शुगर कैन है, जो गन्ना है, गन्ने से वहां पे जूस का एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो बच जाता है सूखा हुआ मटेरियल, उसको बैगस बोलते हैं। काउ डंक हो गया, इनको बर्न किया जाता है, बर्न करने के बाद ऑब्वियस सी बात है हीट रिलीज होगी, ठीक है, उस हीट को एज अ फ्यूल भी हम लोग यूज कर सकते हैं और एज अ इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना, बायोमास के बर्निंग से, उसको बायो एनर्जी बोलते हैं। आगे देखते हैं बायोगैस क्या है ना। बायोगैस देखो, बायोगैस अगर पूछे तो उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, मीथेन है, ठीक है। इट इज मिक्सचर ऑफ मीथेन। बायोगैस में प्रेजेंट क्या रहता है ऐसा पूछेगा तो मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन रहते हैं। मेन कंपोनेंट CH4 है। जनरली बनता कैसा है मैं ये बता रहा हूँ। जो काउ डंक है, ठीक है, काउ डंक है उसको लिए और उसका एनारोबिक रेस्पिरेशन कराया जाता है, अनाक्सी श्वसन कराया जाता है, तो CH4 बनता है। और इस गैस को बायोगैस भी बोला जाता है और गोबर गैस भी बोला जाता है। आगे देखते हैं विंड एनर्जी, इसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। विंड एनर्जी क्या होती है, एयर फ्लो करते रहता है, ठीक है, और उस एयर में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होता है, और वो विंड मिल जो रहता है उसके फैन को रोटेट कराता है, नीचे टरबाइन रहती है वो घूमती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। यहाँ पे एक डेटा मुझे मिला, डेनमार्क इज कंट्री ऑफ विंड, डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड बोला जाता है, ठीक है। आगे देखो, विंड एनर्जी के में इंडिया का क्या रैंक है, तो 5th रैंक पे है। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसमें इंडिया का रैंक है विंड एनर्जी से 5th रैंक पे है, ठीक है। आगे देखते हैं नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मैंने हाइड्रो पावर प्लांट है उसको मैंने बता दिया, वो भी नॉन कन्वेंशनल गया था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे सोलर एनर्जी। आपने देखा होगा सन से जो एनर्जी हमें मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी का बहुत सारा यूज है। एक देखते हैं हम लोग सोलर सेल के बारे में, ठीक है। सोलर सेल देखिए एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो प्लेट के फॉर्म में रहता है, उस पर लाइट इंसिडेंट होती है। लाइट इंसिडेंट होने के बाद लाइट उसमें गिरता है, और गिरने के बाद क्या होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या है, बैटरी वगैरह में स्टोर करते हैं, ठीक है, फिर उसको यूज किया जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है। सोलर एनर्जी क्या, सोलर सेल क्या होता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। सोलर सेल बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेलेनियम यूज करते हैं। ये क्या है, सेमीकंडक्टर है, आर यूज टू मेक सोलर सेल। देखो, जो सिलिकॉन और जो जर्मेनियम से क्या होता है, जो सोलर सेल बनता है, उनकी एफिशिएंसी 10 से 15% होता है, 10 to 15% एफिशिएंसी होती है। लेकिन जो सेलेनियम से बनता है सोलर सेल, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, इनके कंपेयर में 25% के आसपास होता है। बात समझ आ रहा है। देखिए, सोलर सेल में एक वर्ड यूज किया जाता है ना, वेफर करके। क्या होता है वेफर्स, वेफर्स, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। थिन लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर कंटेन इम्प्योरिटी। देखो, मैं आपको बता दूं कि ये जो सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इसमें होता क्या पता है, आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ये जो सिलिकॉन है, ये जो जर्मेनियम है और ये सेलेनियम है, ये पीरियोडिक टेबल के 14th ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। जब इन 14th ग्रुप के साथ 13th ग्रुप को, ठीक है, और 15th ग्रुप को मिलाया जाता है ना, तो क्या बनता है, एक एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। तो उसी के बारे में बात किया जा रहा है। थिन लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर कंटेन इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज मतलब 13th ग्रुप और 15th ग्रुप के बारे में बोला जा रहा है। टिपिकल देखो, यहाँ पे एक डाटा दिया है, एक सोलर सेल है, ठीक है, सोलर सेल है तो उसका डायमीटर अगर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, एक सोलर सेल है, एक टिपिकल सोलर सेल है, वो उसका जो अपने जो डायमेंशन दिया है
2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो वो कितनी वॉट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी? 0.7 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। और पोटेंशियल डिफरेंस कितने का रहेगा? 0.5 से लेकर के 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे रहेगा। ये डाटा एक दिया था, मैंने नोट कर दिया। देखो, सोलर सेल जो बनती है, ठीक है, वो होता क्या पता? अच्छा ठीक है, वो नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, लेकिन इसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट आती है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। रीजन क्या होते हैं कि वहां पे जो सेल वगैरह है उसके ज्वाइनिंग के लिए सिल्वर वगैरह, देखो सिल्वर इज यूज्ड फॉर इंटर कनेक्शन ऑफ द सेल इन द पैनल। जो सोलर सेल का पैनल होता है उसमें क्या होती है, जो सेल है उनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए सिल्वर हम लोग यूज करते हैं, और इसी के चलते इसका जो है कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आगे इसकी बात करते हैं। कुछ सोलर हीटिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है, सॉरी, जो सोलर हीटिंग डिवाइसेस हैं वहां पे कुछ पार्ट्स यूज होते हैं, ठीक है, और क्यों ऐसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सोलर हीटिंग डिवाइसेस में आपने देखा होगा ब्लैक कलर का पेंट लगाया जाता है सरफेस पे, ठीक है। तो ब्लैक कलर का पेंट लगाने का जो मेन रीजन है वो लाइट को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करे, ठीक है, और आपको पता है कि ब्लैक कलर अच्छे से रेडिएट भी करता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा होता है और रेडिएशन भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए ब्लैक कलर की पेंट की जाती है। आगे बात करते हैं, उसमें देखना आप जैसे सोलर कुकर वगैरह जो आता है ना, और उसमें क्या होता है, एक ग्लास सीट लगाई जाती है, ठीक है, अपर सरफेस पे ग्लास सीट लगाई थी। इस ग्लास सीट की स्पेशलिटी होती है कि वो आईआर को, इंफ्रारेड को और विजिबल लाइट को अंदर आने देता है, ठीक है, लेकिन अंदर से बाहर नहीं आने देता। इससे क्या होता है कि इससे जो है, जो सोलर कुकर है, ठीक है, उसमें हीट अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं कि यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर यूज होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टर एक्चुअली क्या है, मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर है ना, कॉन्केव मिरर और पैराबोलिक जो है मिरर, वो सब यूज होता है, ठीक है। इन मिरर का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये आने वाले लाइट को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके भेजते हैं, तो वहां पे हीट जो है वो अच्छे से बढ़ जाता है, ठीक है, और जिसका यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, कुकिंग के लिए कर सकते हैं, और वाटर को हीट करने के लिए कर सकते हैं, जिससे स्टीम बनेगा, भाप बनेगा, और उस भाप से क्या है, टरबाइन भी चलाया जा सकता है। बात समझ आ रही है? तो इस चैप्टर में थोड़ा सा और बच गया है, ठीक है, हम लोग उसको, हमारा कुछ और एनर्जी बच गया था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? ऐसा एनर्जी जो दो न्यूक्लियस के फ्यूजन से रिलीज होगा या किसी एक न्यूक्लियस के ब्रेकडाउन से रिलीज होगा। जैसे देखिए, ये दो टाइप का रिएक्शन, न्यूक्लियर एनर्जी जो है दो टाइप के रिएक्शन से होता है, एक है फिजन और एक है फ्यूजन। फिजन में देखिए, है ना, ये जो एक बड़ा न्यूक्लियाई है वो छोटे दो न्यूक्लियाई में टूटेगा, इससे भी एनर्जी रिलीज होगी। सेकेंड थिंग क्या है कि जो छोटे न्यूक्लियाई है वो कंबाइन होंगे तो एक बड़ा न्यूक्लियाई बनेगा, एक नया बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्यूजन, इससे भी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। इन दोनों में देखेंगे, है ना, तो फ्यूजन में जो है ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है देन कंपेयर टू फिजन, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ न्यूक्लियर फिजन के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, अगर ये रिएक्शन, ये वाला अगर अनकंट्रोल हुआ तो यही जो है आगे जाके एटम बम बन जाता है। आगे बताऊंगा कैसे। अगर ये कंट्रोल वे में होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर देखो, फर्स्ट टाइम जो है ना, प्रोफेसर फर्मी के देख रेख में फर्स्ट टाइम शिकागो यूनिवर्सिटी में ये बना था, ठीक है। अब देखिए होता कैसा है न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन कैसे होता है, एक जो न्यूट्रॉन है वो स्लो स्पीड से आती है, ठीक है, और यूरेनियम 92 टू 35 अगर हमने फ्यूल लिया है उसके साथ ये क्या होता है, उसका कॉलिजन होता है। कॉलिजन के बाद दो ठो न्यूक्लियाई बनता है, एक बेरियम का और एक क्रिप्टन का, और तीन ठो न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। बात समझ आ रहा है? ठीक है। इस एनर्जी का यूज हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन को चलाने के लिए करते हैं, ठीक है, और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। कैसा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, सॉरी, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है, तो जनरली यूरेनियम 92-235 और प्लूटोनियम 94-239 को लिया जाता है। मॉडरेटर देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर भी यूज होता है, ठीक है।
न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या है, मॉडरेटर भी यूज होता है। मॉडरेटर का काम क्या रहता है, जो न्यूट्रॉन है उसकी स्पीड को क्या करना, कम करना। तो हैवी वाटर, ग्रेफाइट, ड्यूटेरियम और पैराफिन है ये, ठीक है। पैराफिन ये सब किस लिए यूज होते हैं, ये ड्यूटेरियम के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सॉरी, ये सब क्या करते हैं, मॉडरेटर के फॉर्म में यूज होते हैं। कंट्रोल रॉड जो है बोरॉन और कैडमियम होता है, ठीक है, जो क्या करता है, उसके स्पीड को क्या करता है, कम करता है। कूलेंट जो है टेम्परेचर डाउन करता है। लो टेम्परेचर पे कूलेंट डिटो यूज करते हैं, और हाई टेम्परेचर पे कूलेंट जो है लिक्विड सोडियम हम लोग यूज करते हैं। अब सेकेंड टाइप जो है ये वाला, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर, अगर आपको कोई पूछे सन में एनर्जी का क्या रीजन है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। हाइड्रोजन बॉम्ब का कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बोलेंगे, ठीक है। अब ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है ना। अब हम लोग क्या है, नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जितना भी चैप्टर है उसका 1 बाय 1 वीडियो अपलोड करते जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।